नमस्कार, मैं हूं अवनिंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है लेमन प्राइम टाइम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे राजनीतिक दल की जिसको पता नहीं आजकल क्या हो गया है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की, और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे मोहम्मद उस्मान जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और अलीम शेख जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि आज जिस तरह से महाराष्ट्र को अलग दिशा देने की बात कहते थे राज ठाकरे, आज उनकी ही पार्टी के लोग क्यों भाग रहे हैं। आज 4 भागे, पहले 1 भागे हैं, और भी कई नेता कतार में हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में जो किला है मनसे का वो और भी ज़्यादा ढह सकता है। ऐसे में कह सकते हैं कि क्या हो गया है मनसे को। तो मनसे का ढहता साम्राज्य आज का हमने विषय चुना है, और इस पर चर्चा करेंगे। मोहम्मद उस्मान साहब हमारे साथ हैं। उस्मान भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलीम शेख साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले उस्मान भाई आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने मुंबई में काफ़ी लंबी पत्रकारिता की है, 25 साल से भी ज़्यादा अनुभव है आपका। कई सरकारें आई गई, आपने बहुत कुछ महसूस किया। राज ठाकरे की जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसमें जो पिलर हुआ करते थे पार्टी के, अगर हम प्रवीण दरेकर की बात करें, अखिलेश चौबे की बात करें, अखिलेश चौबे तो एडवोकेट भी थे उनके, आपने क्या महसूस किया कि क्यों लोग छोड़ के भाग रहे हैं? क्या ये मोदी का लहर है? आशुतोष जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा, मैं कहूंगा कि जब से पार्टी शिवसेना से अलग हुई है, राज ठाकरे साहब जब से शिवसेना से अलग हुए हैं जी, तो उसके पीछे कोई कभी पार्टी की कोई आइडियोलॉजी नहीं रही है। उनकी आइडेंटिटी सिर्फ इतनी थी कि ये बाड़ा साहब ठाकरे के भतीजे हैं, और उनके पार्टी शिवसेना से अलग होने के बाद कभी कोई ऐसी आइडियोलॉजी या ऐसी कोई विचारधारा नहीं रही कि लोग उसमें जुड़ते जाएं। आज ये हुआ है कि पहले ये जो भी जब से पार्टी बनी तो नेताओं की अपनी अपनी लोकप्रियताओं के बलबूते पर नेता चुन के आए। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, समय बढ़ता गया, लेकिन पार्टी के पास कोई दिशा निर्देश देने वाला भी नहीं रहा। और जो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी जो मेन लीडर थे, उन्होंने कोई ऐसी दिशा नहीं दी पार्टी को कि जिसके पर पार्टी आगे बढ़े। अभी आप ही मुझे बताइए कि पार्टी के पास विचारधारा क्या है, क्योंकि खुद पार्टी कंफ्यूज स्टेट में है। पार्टी को ये नहीं तय कर पा रही है कि पार्टी को हिंदुत्व को आगे बढ़ाना है। जैसे शिवसेना का बाड़ा साहब ठाकरे का साफ साफ था कि हिंदुत्व यानी हिंदुत्व, मराठी यानी मराठी। लेकिन अभी इनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। शायद आपको भी याद होगा कि जब ये पार्टी मनसे शिवसेना से जन्म हुआ मनसे का, तो पार्टी ने सबसे पहले राज ठाकरे जी ने जो बीएमसी का एक मुद्दा था कि जितने भी जो ओपन ग्राउंड थे बीएमसी के, वो आरक्षण जो वो रिजर्वेशन कैंसिल हो रहा था, वो बिल्डरों को बांटा जा रहा था। तो राज ठाकरे साहब थे, सबसे पहले उन्होंने मुद्दा उठाया कि भाई ये बिल्डरों को मत दो, सब जगह, और आंदोलन चला। लेकिन अचानक वो आंदोलन बंद हो गया, क्योंकि ऐसा आंदोलन चलाना और फिर बंद होना तो कहीं ना कहीं आप शक के दायरे में आते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा मुद्दा था, क्योंकि प्लेग्राउंड नहीं है मुंबई में। उस्मान भाई, एक बीच में एक और भी सवाल उठाया गया था। शिवसेना प्रमुख की इच्छा थी कि राज और उद्धव एक साथ आ जाए, और बहुत सारे पोस्टर भी लगे थे जिस पर लोगों ने साइन किए थे। आपको नहीं लगता कि जन भावनाओं का अनादर हुआ है? बिल्कुल, राज ठाकरे साहब से बहुत उम्मीद थी पार्टी को। भले उनका योगदान काफ़ी है पार्टी में, और ये दोनों आपस भाइयों का मसला था। कहीं ना कहीं कोई आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाते तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी बिगड़ता था अभी। लेकिन लोगों को बहुत उम्मीद थी। जिस तरह से राज ठाकरे साहब के जो तेवर हैं, उनकी अदाएं, जो भी उनके पास जो राजनीतिक कौशल है वो बहुत अच्छा है, और लोगों को उसमें एक बाड़ा साहब ठाकरे की एक छवि नजर आ रही थी। तो उनको एक बाड़ा साहब ठाकरे साहब के बाद जो है कोई राजनीतिक विरासत थी, तो ये राज ठाकरे साहब थे। तो लोगों को बहुत सारी उम्मीद थी। लेकिन राज ठाकरे साहब जो थे नाउमीदी के दौर से गुजर रहे थे। जब पार्टी छोड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था, आरोप भी लगाया था पार्टी पर, कि मुझे इस पार्टी में कोई पूछ नहीं है और मेरे से कोई किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर कोई राय नहीं ली जाती। तो कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक दर्द छुपा था। आशुतोष जी, ये मामला बेहद उनका निजी और एक कौटुंबिक था, यानी एक फैमिली मामला था। कहीं ना कहीं उसको बाड़ा साहब। उस्मान भाई, आज वही मसला आज इस पार्टी में भी दिख रही है। जो कार्यकर्ता बाहर जा रहे हैं, जो नेता बाहर जा रहे हैं, उनके अंदर से जो भावनाएं आ रही हैं वो यही है कि आज हमारे और पार्टी के बीच में जो एक
सामंजस्य होना चाहिए था, उसमें कमी है। बिल्कुल, नेतृत्व में एक मैच्योरिटी का जो अभाव है, कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोग, अभी जो पार्टी, अभी प्रवीण दरेकर, उससे पहले भी हाजी अराफत चले गए, और जो भी अगर शीर्ष स्थान पे अभी भी है, उन्होंने कहीं ना कहीं नाराजगी है, लेकिन वो नाराजगी दिखकर सामने नहीं आ रही है, और कैसे भी पार्टी में वे बने हुए हैं। अभी नाम लेना अभी उचित नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो साथ में है पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये नेतृत्व का भी अभाव है, कहीं ना कहीं एक परिपक्वता नहीं नजर आ रही है। परिपक्वता नहीं, बिल्कुल परिपक्वता निश्चित नजर रूप नहीं से। आ रही हमें। हाँ, पार्टी का जो सफर होता है, पार्टी की जो सोच होती है, वो कहीं ना कहीं से बहुत मायने रखती है। अलीम शेख साहब हमारे साथ हैं। अलीम साहब, आपने राज ठाकरे को बहुत ही करीब से देखा है, शिवसेना में थे, वो बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, लेकिन एक नेता के तौर पर जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे, महाराष्ट्र की जनता ने उम्मीद किया था, जो जनभावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, आप क्या कहेंगे आज की तारीख में, जब उनकी पार्टी के जो कद्दावर नेता थे वही जा रहे हैं छोड़ के? देखिए आशुतोष जी, जैसे उस्मान जी हमारे सहयोगी, उन्होंने एक अहम बात की, मैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए चर्चा जारी रखूंगा कि राज ठाकरे जी के पास आइडियोलॉजी नहीं थी, एक इमेच्योरिटी की कमी है उनमें। पॉलिटिशियन बनना तो हर कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, लेकिन वो मैच्योरिटी वो ला नहीं पाए हैं। उनकी आइडियोलॉजी वही थी जैसे शिवसेना का कॉपी पेस्ट जिसे कहा जाता था। उद्धव ठाकरे ने कई मरतबा अपने भाषणों में कहा था कि मन से ये चाइना का माल है और शिवसेना ये ओरिजिनल इंडियन है। तो जाहिर सी बात है, राज ठाकरे अपने ग्लैमर, अपने बलबूते पे युवा को अट्रैक्ट कर पाए, लेकिन वो वन टाइम हो पाया। जैसे कि पिछले विधानसभा चुनाव में 12 से 13 सीटें उनकी वो निकाल पाए, लेकिन बाद में वो उससे जमा नहीं पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। ईगो क्लैशेस उनके लीडरों से रहा है, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से वो बहुत कम मिलते थे, और ओवर कॉन्फिडेंस वो ज़्यादा रहा है। उन्हें लगता था कि बस मैं स्टेज पे चला जाऊंगा, दूसरे नेताओं की मैं नकल उतार के एक्टिंग कर दूंगा, मिमिक्री कर दूंगा, लोग खुश हो जाते हैं, मुझ में लोगों को ग्लैमर दिखता है, मुझ में बाला साहेब का अवतार दिखता है, जिस तरह लोग उन्हें कहते थे, मीडिया वाले भी कहते थे। तो इन चीज़ों को लेके वो काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, यही चीज़ें उनको ले डूबी। जैसे इमेच्योरिटी रही है उनकी, और जो युवा को अट्रैक्ट वो करते थे, युवा का एक ऐसा होता है कि युवा वर्ग ऐसा होता है कि जो जज्बाती होता है, बहुत जल्दी वो एक जोश में भी आ जाता है और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो युवा जितने भी अट्रैक्ट हुए थे मनसे में उनके साथ, वो उन्हें संभाल नहीं पाए। बिल्कुल। अब हम अगर बात करें कैडर, महाराष्ट्रियन वोटर जो है वो शिवसेना की तरफ था, तो ये भी महाराष्ट्रियन वोटों को ही टारगेट कर रहे थे। तो इनके पास स्पेस काफी लिमिटेड था कि किन वोटों को टारगेट करें। लेकिन लोकसभा में जो उन्होंने गलती की, शिवसेना के अपोजिट में अपने उम्मीदवार खड़े किया और बीजेपी को उन्होंने समर्थन किया, तो बचा कुचा उनका जनाधार था लोकसभा में, वो भी खत्म हो गया है। और महाराष्ट्रियन वोट बैंक भी जो कि उनके हाथ से पूरी तरह से चला गया। यही कारण है कि दिन पे दिन जो है नेताओं की नाराजगी अभी खुल के हमें दिखने लगी है और लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे अहम था कि एक उत्तर भारतीय नेता उनके बहुत करीब थे, अखिलेश चौबे की मैं बात कर रहा हूँ, अलीम शेख साहब जी, वो एडवोकेट का भी काम करते थे, और जब राज ठाकरे साहब सभा करते थे तो चुनावी सभा में खुलकर बोलते थे कि एक उत्तर भारतीय हमारे साथ है जो डिजर्व करता है कि वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के टिकट पर चुनाव लड़े। लेकिन आज वो भी उनके साथ नहीं रहा, वो बीजेपी में चले गए हैं। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि पिछले 5 साल में इनके पास जो 12 एमएलए थे विधानसभा में, महाराष्ट्र असेंबली में, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया उत्तर भारतीयों के लिए। अगर कोई भी नेता किसी समाज का पार्टी में शामिल होता है तो समाज उसके साथ तभी जुड़ता है तब उसकी पार्टी उसके समाज के लिए कुछ काम करती है। तो इस तरह का कुछ कार्य उनका नहीं दिखा। हालांकि उनकी जो इमेज है वो टोटली एंटी नॉर्थ इंडियन रही है। उनके आंदोलन आप देखिए, चाहे वो रिक्शा वालों के खिलाफ हो या हॉकर्स के खिलाफ हो, तो उनकी इमेज एंटी नॉर्थ इंडियन रही है। बावजूद इसके कुछ लोग व्यक्तिगत तौर पे जो उनको जानते थे उनके साथ जुड़े रहे, जैसे अखिलेश चौबे जी है, इसके अलावा एक और राज सरस्वत जो है वो जुड़े हुए थे उनके साथ, वागे सरस्वत। लेकिन वो समाज के लिए कुछ कर नहीं पाए, वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये नेतागण कहाँ तक समाज को जवाब देंगे? अगर कोई समाज का वर्ग उनके से जुड़ता है तो वो ये कहेंगे कि आपकी पार्टी हमारे समाज के लिए क्या कर रही है, लेकिन डिलीवरी वो दे नहीं पाए उत्तर भारतीयों के विकास को लेकर, उनके काम को लेकर। इसलिए वो भी नाराज हो गए, उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं बचा। सही बात है, कहीं ना कहीं से एक उत्तर भारतीय समाज का जो प्रतिनिधित्व करने की बात करता है, उसको आगे बढ़ाने की बात करता है। अखिलेश चौबे जैसे लोग अगर जाते हैं तो निश्चित रूप से उत्तर भारतीयों में यही संदेश जाएगा कि अब राज ठाकरे हमें स्वीकार नहीं है। उस्मान भाई, आप क्या कहेंगे? आशुतोष जी, जैसे मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही थी कि राज ठाकरे जी ने मुसलमानों को भी इसमें पार्टी में जगह दी अच्छी तरह से, और उत्तर भारतीय भी जोड़े, यानी हर धर्म के लोग और हर प्रांत के लोग उसमें जुड़ते गए। एक बहुत अच्छी साइन थी, बहुत अच्छी निशानी थी, और एक राजनीतिक पार्टी के लिए, खास करके भारत जैसे देश में, ये बहुत जरूरी है कि आप सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके जुड़ना है। लेकिन आप, मैंने पहले भी कहा कि कहीं आइडियोलॉजी नहीं थी, आपके पास मुद्दे नहीं है, ठीक है ना, कि आप किस बात को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, कि आपके साथ अगर आपकी पार्टी में लोग जुड़ेंगे तो क्यों जुड़ेंगे। अभी देखो, बीच में आंदोलन चला था कि टोल नाका,
अभी टोल नाके पे तोड़फोड़ हुई, बंद हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन बाद में वो आंदोलन ठंडा हो गया। यानी हो गया, कहीं ना कहीं वो कहीं समझौता हुआ, पता नहीं क्या हुआ, हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे, लेकिन लोगों को एंड ऑफ द डे निराशा हुई। आखिरकार उसमें से लोगों को निराशा हुई, लोगों को ऐसा कोई फायदा नहीं हुआ है। तो आज तक मनसे ने कोई भी ऐसी मूवमेंट, कोई भी ऐसा आंदोलन नहीं चलाया कि जिससे लोग उसके साथ जुड़ते जाएं जी। और लोग उसकी सराहना करें। चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी हो, किसी भी प्रांत का हो, वो राज ठाकरे साहब की तारीफ करे कि ये काम राज ठाकरे साहब ने अच्छा किया है और इस काम के लिए हमें पार्टी से जुड़ना चाहिए। तो ऐसा नहीं हुआ है और उससे विपरीत बल्कि हुआ है। जैसे ये दुबे जी अलग हो गए, हाजी अराफात अलग हो गए, तो यानी लोग उनसे अलग थलग पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आप कह सकते हैं कि कुल मिलाकर अभी मुझे नहीं लगता कि इस ढंग से अगर ये जो बिखराव के दौर से पार्टी गुजर रही है। अच्छा उस्मान भाई, एक सवाल उठता है कि आपको याद होगा जब राज ठाकरे ने कहा था कि मैं मोदी को समर्थन दूंगा अगर वो प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आपको लगता है कि, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि क्या उसका साइड इफेक्ट है कि राज ठाकरे ने जो बात कही सारे नेता मोदी के पीछे ही भाग गए? बिल्कुल, उनको देखो, अभी उन्होंने ये घोषित कर दिया, लेकिन उनका वो कोई फायदा नहीं हुआ है। राज ठाकरे जी को ये सोचना चाहिए थी, उनकी पार्टी बहुत छोटी और क्षेत्रीय पार्टी है और मोदी जी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और उनकी जो एक मोदी जी का जो चल रहा था पूरा वो लहर वो राष्ट्रीय स्तर की थी। तो राज ठाकरे साहब को फोकस करना चाहिए था महाराष्ट्र में। तो वो कहीं ना कहीं अभी न बीजेपी से रहे न कहीं के रहे। बिल्कुल, यानी मराठीवाद का भी मुद्दा उन्होंने उठाया था, भाषा का जो एक कहीं ना कहीं से आपने देखा होगा कि हर दुकान के ऊपर बोर्ड लगना चाहिए, गाड़ियाँ जो है मुंबई में उस पर मराठी में लिखा होना चाहिए। आज वही भाषा महाराष्ट्र के सरकार में जो मंत्री हैं विनोद तावड़े वो बोल रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या मनसे का जो मुद्दा है बीजेपी ने अगवा कर लिया है? नहीं, ये मुद्दा पहले से ही एक्चुअली जो मराठी का मुद्दा था शिवसेना का ओरिजिनली मुद्दा रहा है और शिवसेना के शासनकाल में ये सब हुआ है और शिवसेना ने ही जो कंपलसरी किया था कि सारे साइन बोर्ड जितने भी है उसके ऊपर मराठी में लिखा जाए। तो ये उसमें इसका कोई मनसे का कोई योगदान नहीं रहा है, मनसे का कोई योगदान नहीं रहा है। और अभी क्या है कि मनसे के पास कोई मुद्दा नहीं है। कुल मिलाकर बात यह है कि अभी उनके पास आइडियोलॉजी की कमी है, कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है, अहम बात यही है कि मुद्दा नहीं है। और जब मुद्दा विहीन पार्टी हो जाती है तब कार्यकर्ता संभल नहीं पाते, नेता बहक जाते हैं, बिखर जाते हैं। यही कारण है कि आज राज ठाकरे अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे इस मुसीबत का सामना करेंगे। अलीम साहब ये बताइए कि चुनौतियां क्या होंगी पार्टी को फिर से लाइमलाइट में लाने के लिए? देखिए, चुनौतियां काफ़ी है, एक नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि 12 एमएलए अलीम साहब माफ़ कीजिएगा, आपको रोकना चाहेंगे। शायना एनसी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं फोन लाइन पर, जो प्रवक्ता है बीजेपी की। शायना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शायना जी, इसको हम क्या कहें, ये कैसी लहर चल पड़ी है कि जो मनसे है सारे के सारे नेता आके आपकी पार्टी में आ रहे हैं, क्या कहेंगी आप? देखिए, हमने किसी को बुलाया नहीं है हमारे पार्टी में। अपने बलबूते पे जो कोई भी नेता या कार्यकर्ता मोदी जी से प्रेरित होते हैं, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करते हैं और अपने मन से कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो उनका स्वागत है। मैं मानती हूँ कि जो आप राजनीति में हैं और आप प्रेरित होते हैं नेतृत्व के साथ, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि क्या आप हमारे संगठन में काम कर सकते हैं कोई उम्मीद बिना। और जितने भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, उन्होंने सिर्फ ये प्रकट किया है कि वो मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहते हैं कार्यकर्ता के रूप में। बिल्कुल। अगर हम कहीं खुशी कहीं गम वाली बात कहें शायना जी, तो बीजेपी में खुशी है और गम है मनसे में। इसको आप किस तरह से देखती हैं? आने वाले दिनों में किस तरह की चुनौतियां होंगी, क्योंकि आप बहुत करीब रही हैं महाराष्ट्र की गतिविधियों से, राज ठाकरे को भी अच्छी तरह जानती हैं आप। मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। जो नेतागण अपने विचार के साथ सक्षम रूप से काम करते हैं तो जनता उनको स्वीकार करेगी। और मैं मानती हूँ कि 21वीं सदी में एक चीज जरूर स्पष्ट हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में कि परफॉर्मेंस सबसे महत्वपूर्ण है और एक ही मंत्र रहा है भारतीय जनता पार्टी का, परफॉर्म और पेरिश। और जो आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो जनता स्वीकार करेगी, जो आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है तो शायद जनता आपको नकारेगी। एक आखिरी सवाल शायना जी, जो बाकी दल से लोग आ रहे हैं, आपको लगता है कि उनके दिन जो है, उनके दिन आने वाले जो होंगे वो अच्छे होंगे? देखिए,
जैसे कि मैंने कहा कोई भी कार्यकर्ता उम्मीद के साथ, कंडीशंस के साथ आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जरूर उनका स्वीकार करना स्वाभाविक रूप से कठिन होगा, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता लाखों की तादाद में सालों साल सदियों से काम कर रहे नहीं हैं। शायना जी, लेकिन सवाल ये जो उठता है एक योगदान जी, कि मनसे में तो जो- कोई कुछ ना कुछ आहत हुए होंगे, मनसे में इनकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही होगी, तो कहीं ना कहीं से एक स्वार्थ तो होगा ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का। ये अंत में क्या कहेंगे आप? वो वक्त ही दिखाएगा, लेकिन जहां तक हमारा सवाल है, फिलहाल एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस मुक्त भारत और प्रगतिशील राजनीति, जहां कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और आइडियोलॉजी के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज का सवाल ही नहीं उठता है। शाना जी, आपसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। उस्मान भाई, आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से मन से छोड़ने का कोई ना कोई तो कारण रहा होगा नेताओं के मन में, आज भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, क्या होगा? आशुतोष जी, जैसे मैं साइना जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। साइना जी ने कहा है कि लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की विचारधारा से वो सहमत है। जी, तो मोदी जी आए हैं तो उन्होंने एक विकास का नारा दिया है, तो ये देश का विकास, ये एक विचारधारा हुई। जी, तो लोग मोदी जी की विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी विचारधारा है, तो उससे प्रेरित होकर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो अभी मैंने कहा कि मनसे के पास कोई विचारधारा नहीं रही, तो कहीं ना कहीं मनसे के नेताओं को ये लग रहा है कि अपनी लोकप्रियता भी खतरे में आ गई। तो वो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और उनकी विचारधारा देखते हुए, और खास करके विचारधारा, जी। अभी लोगों को क्या चाहिए? विकास चाहिए, सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसका उस्मान भाई, नारा आपको दिया रोकना है। चाहेंगे, अखिलेश चौबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, मिल रही है अनिल जी, बोलिए। हाँ, अखिलेश जी, आपको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। ये आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा रिएक्शन रहा पार्टी का, मनसे की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें, आपने क्या महसूस किया? अवनिंद्र जी, जो सबसे बड़ी बात यह है कि एक ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास है, जी, और महाराष्ट्र राज्य में भी एक ऐसा नेतृत्व दिया गया है जो महाराष्ट्र को, मुंबई को विकास के रास्ते पर ले जा सकता है, जी, देश को प्रगति के मार्ग पर ले जा सकता है। और पिछले 2-3 सालों से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में जो चीजें चल रही थी, जी, एज अ नेतृत्व जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का सौभाग्य था कि माननीय राज साहब ठाकरे जैसा नेतृत्व मिला था, जिसका एक करिश्मा था, जी, जो महाराष्ट्र की प्रगति के बारे में सोच रहा था। लेकिन संगठनात्मक जो काम होना चाहिए, जो एज अ टीम वर्क जो एक होता है, एक जी, पक्ष को चलाने के लिए, एक पार्टी को चलाने के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत शिथिल होता जा रहा था, और एज अ टीम जो है पार्टी आगे नहीं जा पा रही थी। जी, और उसमें चाहे प्रवीण दरेकर जी रहे हों, चाहे वसंत गीते जी रहे हों, चाहे मैं रहा हूँ, जो एक समाज को एक नेतृत्व देना चाहते थे, समाज के लिए जो सामाजिक कार्य करना चाहते थे, कहीं ना कहीं वो चीजें नहीं हो पा रही थी। बिल्कुल। तो और हाँ, ऐसे में पक्ष अपना जो वर्किंग थी वो चेंज नहीं कर रही थी। यानी तो उस कारण आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी, जो ख्वाहिश अधूरी रह गई थी मनसे में, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो पूरी हो पाएंगी या फिर उस दिशा में आप आगे बढ़ पाएंगे? सर, आज भारत को जितना मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता थी, जी, आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। वो महाराष्ट्र को एक अच्छा नेतृत्व दिया गया है। तो जो विकास, जिस विकास की राजनीति करने के लिए महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का गठन हुआ था, जिसके नाम में ही विकास था, वो विकास की राजनीति करने के लिए ही हम उस पार्टी के साथ जुड़े हुए। आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पार्टी सही दिशा में मूव नहीं कर रही थी। तो विकास का जो अधूरा कार्य है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल एक ऐसी पार्टी है जो उस विकास के कार्य को पूरा करने में सक्षम है, जो विकास पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया हुआ है। जी, और इस नेतृत्व को हमारे नेतृत्व ने भी मान्य किया था। तो उस हिसाब से जो है आज हम उस विचार के साथ ही इस पार्टी में गए हैं कि हमारा जो अधूरा काम है, ये इस नेतृत्व के अंडर में हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। आपने कई मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने की कोशिश की थी, आपने हर वर्ग को जोड़ा था। अभी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आपका पदार्पण हुआ है, आप किन मुद्दों को प्राथमिकता देंगे इन दिनों? देखिए, मेरे चुनाव का एक ही मुद्दा था, वो था विकास। जी, हमारी पार्टी के नाम में विकास था, और विकास के ही पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था। तो आज भी मेरा मुद्दा विकास ही रहेगा। लोगों का विकास एकमात्र एजेंडा, एकमात्र मुद्दा है, जिसके कारण मैं राजनीति कर रहा हूँ। हमारे चुनाव प्रचार में भी मैंने यही कहा था कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण करने के लिए मैं राजनीति में हूँ।
तो विकास का मुद्दा है, लोगों को जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे ले जाने का मुद्दा है। इसी मुद्दे को लेके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अखिलेश जी, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप निश्चित रूप से उस सपने को जरूर पूरा करें जिसको लेकर आपने मनसे को छोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद आनंद जी। तो जाहिर सी बात है, आज की तारीख में हर नेता कोई ना कोई मुद्दा लिए चलता है, और जिस तरह से विचारधारा की बात हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक सोच है, एक उम्मीद है। यही कारण है कि उसी दिशा में लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मनसे को लगातार जो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नुकसान देने की बात सामने आ रही है। अब ऐसे में तय करना होगा राज ठाकरे को कि वो अपनी सोच को कैसे बदलते हैं। हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम से रिद्धिमा सक्सेना जुड़ी हुई हैं, उनसे जानते हैं कि युवाओं का प्रतिनिधित्व वो करती रही हैं। रिद्धिमा, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी सर। रिद्धिमा, आप बताइए, आप कैसे देखती हैं जिस तरह से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो स्थापित नेता थे वो सब के सब भारतीय जनता पार्टी में चले गए? आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। जी आशुतोष जी, जैसा कि अखिलेश जी ने अभी कहा कि मनसा के प्रमुख राज ठाकरे जी की धैर्य की कमी, तानाशाही वाले अंदाज जी। और जल्दबाजी के लिए वे फैसले, और जैसा कि हम सब जानते हैं रूठे कार्यकर्ताओं को वो कभी मनाने की कोशिश नहीं करते। इन सारी बातों की वजह से आज कार्यकर्ता पार्टी से गुल है। तो मेरा तो यही मानना है कि तानाशाही वाला ये राज ठाकरे जी का जो भी अंदाज है उसकी वजह से आज मनसे से कार्यकर्ता गुल होते जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा कहा कि एक कारण है। अलीम भाई, आपसे जानना चाहेंगे कि वाकई इसको कितना ज़रूरी और गैर ज़रूरी मानते हैं इस कारण को, तानाशाही वाला मामला जो है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, जितने भी नेतागण गए हैं, जब हमसे उनकी बात होती है तो राज ठाकरे जी का ये है कि जैसे तानाशाह तो है, वो कभी किसी को रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। जब हाजी अरफात 6 महीने से डिस्टर्ब चल रहे थे मनसे में, और जब उन्होंने पार्टी छोड़ा तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बनवाया कि आप वापस आइए, कुछ गलत फहमी है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो बैठ के हम सॉर्ट करते, बिल्कुल नहीं। यही हाल अगर अखिलेश चौबे जी, परवीन दरेकर जी से भी अगर हम पूछेंगे ऑफ कैमरा, तो वो भी ये बताएंगे कि राज ठाकरे की ऐसे नेता है जो पार्टी के जो नेता नाराज होकर जाता है उसको कभी मनवाने की कोशिश नहीं करते, ना ही बिठाते हैं। जबकि इस कंपेयर बीच आपको एक बात याद दिला देना चाहूँगा जी। कि आज हमने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत सारे मनसे नेताओं से संपर्क किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने ना कह दिया, बहाना बना दिया। लेकिन हम धन्यवाद देंगे अखिलेश चौबे जी का कि उन्होंने वक्त निकाला। जी अलीफ जी हाँ, तो एक ये है कि उनकी तानाशाही दिखती है कि किसी नेता को वो नहीं मनवाते हैं। चाहे राम कदम की बात ले लीजिए, आप परवीन दरेकर की बात ले लीजिए, अखिलेश चौबे जो भी हो, किसी को उन्होंने नहीं मनवाया। ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो अपने ईगो क्लैश वो अपने नेताओं से भी करते हैं, कार्यकर्ताओं से भी करते हैं, जबकि वो उनके देखा जाए तो स्टूडेंट है, ये एक स्कूल के टीचर है। लेकिन ये बात राज ठाकरे नहीं समझते। यही कारण है कि दिन पर दिन इनकी पार्टी का जनाधार गिरता गया है। जैसे इससे पहले आपने मुझसे सवाल किया था कितनी बड़ी चुनौतियां रहेंगी, हम आपको बता दें कि 5 साल के बाद पार्टी फिर 0 पे आके खड़ी हो गई है। अच्छा। अभी इनको 0 से शुरू करना पड़ेंगे। बिल्कुल। जैसे पिछले विधानसभा में 12 सीटों पर इन्होंने अपने खाते खोले थे, महाराष्ट्र असेंबली में विधानसभा में 12 विधायक थे इनके, अभी सिर्फ ऐसा एक कह बाकी सकते रह हैं कि गया इंजन है। जो रेलवे इंजन है जी। उसके चक्के कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल, चक्के खत्म हो गए, बचे नहीं, सिर्फ एक इंजन बचा है। जब पीछे डब्बे नहीं होंगे तो आदमी सवारी किस पर करेगा? उस्मान भाई, आप कैसे देखते हैं इसको कि डब्बे गायब हो रहे हैं? मैं आशुतोष जी, मैं 2 बातें कहूंगा। पहले तो ये कंटिन्यू करूंगा कि तानाशाह वाली बात थोड़ा मेरा वहाँ मतभेद है कि तानाशाह का गुण होना किसी नेता में बुरी बात नहीं है, बशर्ते आप पार्टी को संगठित कर सके, एक संगठित रूप से आप आगे पार्टी को ले जाएं। जी। अब देखा जाए, मैं चाहे सद्दाम हुसैन हो, मोदी साहब हो, तो कहीं ना कहीं देखो तानाशाही के गुण हैं। और हर बड़े दुनिया के बड़े से बड़े नेता आप ले लो, यही वजह कि तो एक मनमोहन सिंह बड़े बड़े डिक्टेटर ले लो कि उसमें तानाशाही के गुण रहे हैं, तभी वो पार्टी को संगठित कर बाबा पाए। साहब में भी यही गुण था, लेकिन वो जो एक बार ठान लेते थे उस पर कायम रहते थे। बिल्कुल, जैसे मनमोहन सिंह क्यों विफल रहे, या उनके ऊपर इतनी टीका टिप्पणी क्यों हुई कि लोग क्यों वो मुंह खोलते नहीं थे कि तानाशाही के एक भी गुण नहीं था। लेकिन जैसे चौबे जी ने बहुत अच्छी एक बात कही कि संगठन में एक टीम वर्क नहीं थी, कि आपका तो कहीं ना कहीं वही वापस मामला हुई कि नेतृत्व का अभाव, कि टीम में आपसी मेल नहीं था, कि जो भी शीर्ष लीडर थे उसमें आपसी सामंजस्य नहीं था, ये तो उसकी क्लियर हो बहुत गया। कमी। अब आपसे जानना चाहेंगे कि भविष्य किस तरह से देखते हैं? दोनों आदमी से सवाल है। भविष्य में देखो, उस्मान मुझे भाई, गीता चौहान जी हमारे से जुड़ चुके हैं, जो मनसे की नगर सेविका है। गीता जी, बहुत स्वागत है आपका। गीता जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? नमस्कार, आ रही है आवाज? आ रही है सर, बोलो। जी। नमस्कार। ये बताइए कि आपकी जो पार्टी है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना,
उसके जो हाँ जी। पिलर कहे जाते थे, बड़े बड़े नेता जो कहीं ना कहीं से इंजन के डब्बे के रूप में हमें महसूस होते थे, आज आपकी पार्टी से लगातार जा रहे हैं और आने वाले दिनों में और भी झटके लग सकते हैं। आप क्या कहेंगी, क्या क्या महसूस कर रही हैं अभी आप? हम तो कुछ महसूस नहीं करते। हम हमारे को तो विश्वास है कि हमारी पार्टी फिर से उभर आएगी। अच्छा, लेकिन अगर हम ये जानना चाहें, देखिए बहुत ही गंभीर सवाल है और हम चाहेंगे कि आप गंभीरता से जवाब दें इसका, क्योंकि बहुत ही काम के लोग थे ये पार्टी के लिए, राज ठाकरे के मतलब बहुत ही विश्वसनीय पात्र थे ये सब। इनके जाने से कितना नुकसान हुआ है पार्टी को? कुछ नुकसान नहीं होता है सर, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। अभी देखो ये तो पॉलिटिशियन वाली बात कर रही हैं आप कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। बीजेपी की हवा चल रही है तो वो लोग जा रहे हैं बीजेपी में। अच्छा, और भी झटका लगने की संभावना है आपको? अभी तो ऐसा हम लोग उभर के आएंगे, ये तो हमको विश्वास है जी। अच्छा ये बताइए, 10 बच्चे लोग स्कूल में पढ़ने के लिए बैठते हैं, 5 बच्चे फेल होते, 5 बच्चे पास होते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पॉलिटिक्स का यही रिवाज है। हाँ, पार्टी को मजबूत करने के लिए आप किस तरह की गतिविधियां होंगी आपके पास? हम लोग तो बहुत मेहनत करेंगे और सबको विश्वास में लेंगे। और ये सब आप हमारे जो बड़े साहब है, राज साहब, आपको अच्छे से जवाब देंगे इस बारे में। चलिए बहुत बहुत जा रहे उसको तो रोक नहीं सकते। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं से पार्टी का जो सदस्य होता है, जो पार्टी के प्रति समर्पित होता है, वो सिर्फ यही कह सकता है कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है और जनता सब जानती है, समय की कमी है। इसलिए सुमन भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और रिधिमा हमसे जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति एक ऐसी गंगा है जहाँ पर बहाव तो देखते ही रहते हैं हम, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है वो कब थम जाती है कभी पता भी नहीं चलता। और आज ऐसा ही हो रहा है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ, क्योंकि नदी दिख रही है लेकिन आज उसकी जो धार है वो कहीं ना कहीं से थम सी गई है। आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और हम दुआ करेंगे कि राज साहब इस सारी समस्याओं को लेकर कोई ना कोई समाधान ढूंढे। निश्चित रूप से कल हम किसी और विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा और देखते रहिए लेमन न्यूज़। नमस्कार।